जहाँ पर भी रीफ एरिया है मेरीन डाइवर्सिटी वहीं पर है। जहाँ पर भी मेरीन डाइवर्सिटी है वहाँ पर बहुत कलरफुल मेरीन फिशेस है, मेरीन कलरफुल फिशेस, मेरीन कलरफुल क्रिएचर्स, मेरीन कलरफुल एनिमल्स और भी बहुत सारी इन्वर्टिब्रेट्स। द लिविंग रीफ इन नेचर। आज हमारे इस सेशन का सेकेंड एपिसोड है और इस सेकेंड एपिसोड का जो टॉपिक है द लिविंग रीफ इन नेचर। द कंप्लीट बुक ऑफ द मरीन एक्वेरियम। The complete book of the Marine Aquarium is a fully accessible and groundbreaking reference book which provides expert advice on how to achieve just this. Hi, welcome to Seascapes. नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टुडेज़ एपिसोड। आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है। हमने जो सीरीज़ शुरू किया है द कंप्लीट बुक ऑफ मरीन एक्वेरियम, उसका आज ये तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। और आज जिस टॉपिक पे हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं, जो बात आज आपको बताने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रीफ एरिया अराउंड द वर्ल्ड। मीन्स ये जो मरीन का जो फिशेस है, आप हमारे पिछले एपिसोड में जो देखे हैं कि किस तरह मेरीन के फिशेस रहते हैं, कैसे एरिया में रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में कहाँ ये रीफ एरिया है, वो जोन कहाँ है, किस टेम्परेचर में रहते हैं, किस जोन में रहते हैं, किस वाटर पैरामीटर में रहते हैं। सो आज का हम टॉपिक जो शेयर कर रहे हैं वो है रीफ एरिया अराउंड द वर्ल्ड। ये जो कोरल रीफ जो एरिया है वर्ल्ड वाइड, ये कोरल रीफ एरिया जो फैला हुआ है ये अराउंड 2,84,300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। आई रिपीट, ये जो स्क्वायर किलोमीटर का जो साइज़ है ये 2,84,300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वर्ल्ड वाइड ये कोरल रीफ फैला हुआ है। और इतने ही एरिया में ये सारे कलरफुल फिशेस, ये सारे मेरीन के कलरफुल फिशेस हमारे इस एरिया में ही पाए जाते हैं। समुंदर के हर हिस्से में, समुंदर तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट समुंदर में पूरे इतने बड़े हिस्से में ये नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ समुंदर के सिर्फ इतने छोटे हिस्से में ही पाए जाते हैं। और आप क्या जानते हैं कि ये छोटा हिस्सा समुंदर का क्या परसेंटेज कैरी करता है? इट इज जस्ट अंडर 0.1% ऑफ द ओशन सरफेस। जी हाँ, कंप्लीट जो ओशन सरफेस है उसका 0.1%, लेस देन 0.1% हिस्सा है 2,84,300 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, ये लेस देन 0.1% एरिया है पूरे समुंदर के। इतने छोटे से हिस्से में ये कोरल रीफ फैला हुआ है और इसी कोरल रीफ के इतने छोटे से हिस्से में सारे मेरीन फिश वर्ल्ड के पाए जाते हैं। द इंडो पैसिफिक रीजन, हमारे ग्लोब का जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके अंडर आ जाते हैं आपका इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया का कुछ पार्ट और रेड सी।
ये जो रेड सी का समुंदर है, इंडियन ओशन का समुंदर है, साउथ ईस्ट एशिया का जो समुंदर है और पैसिफिक ओशन का जो समुंदर है, ये इंडो पैसिफिक रीजन में आ जाते हैं। या ये इंडो पैसिफिक रीजन वर्ल्ड के 91.9% कोरल रीफ कवर करते हैं, जिसमें से सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया का जो समुंदर है, सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया ही 32.3% कोरल रीफ कवर करता है। इंक्लूडिंग द पैसिफिक रीजन। पैसिफिक रीजन में क्या आ जाता है? हमारा ऑस्ट्रेलिया का रीजन आ जाता है, जिसमें से हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसका परसेंटेज आ जाता है 40.8%। वर्ल्ड का जो कोरल रीफ है उसमें से 40.8% कोरल रीफ हमारा जो पैसिफिक रीजन है, मींस ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, ग्रेट बैरियर रीफ, वो एरिया कवर करता है 40.8%। और बाकी कुछ बचा हुआ है अटलांटिक, कैरेबियन सी, जो रेड सी में आ जाते हैं, अटलांटिक हो गया, कैरेबियन सी हो गया, रेड सी वाला जो रीफ हो जाता है वो है 7.6%। हालांकि हमारा जो ये कोरल रीफ एरिया है अराउंड द वर्ल्ड, ये बोथ टेम्परेट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों में पाए जाते हैं। और शैलो वाटर के जो रीफ है, मतलब जो थोड़ा गर्म पानी के जो रीफ होते हैं, वो शैलो वाटर रीफ सिर्फ पाए जाते हैं इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक। इसके अलावा कुछ ठंडे पानी में भी, गहरे ठंडे पानी में भी कुछ रीफ पाए जाते हैं। यूजुअली ट्रॉपिकल कोरल्स, जो ट्रॉपिकल कोरल रीफ है, वो ट्रॉपिकल कोरल रीफ यूजुअली 50 मीटर के गहराई तक ही पाए जाते हैं, उससे ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं। लगभग 160 फीट के गहराई तक ही ये रीफ होता है। ये बहुत गहरे समुद्र में नहीं होते हैं, क्योंकि इनको हाई सनलाइट की ज़रूरत होती है। इनके डेवलपमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, और उससे ज़्यादा गहराई में सफिशिएंट सनलाइट नहीं पहुंचती है। सो इसलिए वो जो कोरल रीफ है, लोग सोचते हैं कि बहुत गहराई में पाए जाते हैं। नहीं, ये बहुत शैलो वाटर रीफ है। ये 50 मीटर तक ही पाए जाते हैं, मैक्सिमम 50 मीटर तक, मतलब 10 मीटर से लेकर 50 मीटर के बीच, मैक्सिमम 50 मीटर तक, मतलब 20-30 फुट से लेकर समुंदर के 150 से लेकर 160 फीट के अंदर ही पाए जाते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कोरल रीफ एरिया के जो भी फिशेस हैं, जो भी कोरल्स हैं, जो भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वो टेम्परेचर पैरामीटर होती है 26 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक अराउंड द ग्लोब। ये जो इक्वेटर के, मैंने पहले ही बोला, इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक सिमिलर टेम्परेचर रहता है अराउंड द ग्लोब। अराउंड 26 से लेकर 28 डिग्री में बीच ये टेम्परेचर रहता है। ओनली फ्यू रीफ्स अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिलो 18 डिग्री। बहुत कम रीफ है वर्ल्ड में जो बहुत गहराई पानी में या ठंडे पानी में पाए जाते हैं, जो 18 डिग्री के नीचे भी सर्वाइव करते हैं। बहुत कम एरिया है, कम रीफ है वैसे। हाउएवर पर्शियन गल्फ वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। वो जो प्रिंस ऑफ पर्शिया मूवी था ना, सो पर्शियन गल्फ की जो एरिया है, वहाँ पर पृथ्वी में सिर्फ पर्शियन गल्फ के एरिया में ही कुछ इस तरह के कोरल रीफ पाए जाते हैं जो सर्दी में लगभग 13 डिग्री तक टेम्परेचर ले सकता है। इतना ठंडा पानी ले सकता है जो 13 डिग्री तक नीचे जा सकता है, और गर्मी में मैक्सिमम 38 डिग्री तक जा सकता है। 38 डिग्री का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ले सकता है सिर्फ पर्शियन गल्फ के जो रीफ एरिया है। और पर्शियन गल्फ के रीफ एरिया के जो भी कोरल्स है, इन्वर्टिब्रेट्स है और फिशेस है, ये फिशेस वो रेड सी के एरिया वाला हो जा रहा है। पर्शियन गल्फ रेड सी के तरफ हो जा रहा है। वो सारे फिशेस, वो सारे कोरल्स, वो सारे इन्वर्टिब्रेट्स का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा वो रेजिस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। कम से कम वो 13 डिग्री तक जा सकते हैं, ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक वो टेम्परेचर ले सकते हैं। जैसे पर्शियन गल्फ के कुछ मछली का नाम बहुत कॉमन नेम है, पर्पल टैंग, सोहल टैंग। ये जो फिशेस है, ये काफ़ी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या टेम्परेचर के डेप्थ को ये ले सकते हैं, वेरिएशन को ले सकते हैं। और टेम्परेचर के साथ पानी का डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है और घटता भी है, तो पानी के डेंसिटी का उतार चढ़ाव भी ये बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। इसलिए ये अरेबियन सी के, पर्शियन गल्फ के जो फिशेस है, एस्पर एंजल है, हाफ मून एंजल है, ये बहुत हार्डी होते हैं, बहुत ही हार्डी स्पीसीज होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, और थोड़ा कम भी पाए जाते हैं। पर्शियन गल्फ के लाराक आइलैंड
के जो आइलैंड है, लारॉक आइलैंड, यहाँ पर ऑलमोस्ट 37 स्पीसीज ऑफ स्केलेटेरियन कोरल पाए जाते हैं, जो पर्टिकुलर वर्ल्ड में सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं, जो टेम्परेचर का इतना ज्यादा वेरिएशन और डेंसिटी का भी इतना ज्यादा वेरिएशन को रेजिस्ट कर पाते हैं। और जो भी डीप वाटर कोरल्स है वो काफी हायर ऑल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, काफी ऊंचाई में पाए जाते हैं, जो नॉर्वे में पाए जाते हैं। नॉर्वे आप जानते हो पूरा पृथ्वी में सबसे पीसफुल जगह है, पीसफुल देश है, बहुत नीट एंड क्लीन देश है नॉर्वे। ग्रीन एनर्जी के लिए पूरे पृथ्वी में जाने जाते हैं। तो नॉर्वे इकलौता जगह है जहां पर अभी तक पाया हुआ अंडर डीप, इतने हाई ऑल्टीट्यूड में, इतने ठंडे जगह पर काफी डीप में कोरल रीफ वहां पाए जाते हैं। वर्ल्ड में डीपेस्ट सर्वाइव्ड कोरल रीफ सिर्फ नॉर्वे में ही पाए जाते हैं। अमेरिका और अफ्रीका के जो वेस्ट कोस्ट एरिया है, मतलब अमेरिका और अफ्रीका के जो वेस्ट कोस्ट एरिया है, वहाँ कोरल रीफ काफ़ी रेयरली पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू अपवेलिंग स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ कोल्ड वाटर, वहाँ पर साल के कुछ समय बहुत ज़्यादा ठंडा पानी घुसता है, समुद्र में बहुत ठंडा पानी घुसता है, और ये अपवेलिंग द कोल्ड वाटर टेम्परेचर को ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर कोरल रीफ बहुत ही कम पाए जाते हैं। हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड अफ्रीका, यहाँ के कुछ शहर का मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे आपका पेरू हो गया, वेनेजुएला हो गया, कैनारियन करंट हो गया, ये सब एरिया में बहुत कम कोरल रीफ पाए जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छा सपोर्टिंग वेदर जो कोस्टल एरिया ऑफ साउथ एशिया, हमारा एशिया का जो साउथ पार्ट है, वर्ल्ड मैप पे एशिया का जो साउथ रीजन है, वहाँ पर बहुत अच्छे कोरल्स पाए जाते हैं, या कोरल रीफ के जो एरिया है, बहुत अच्छा कोरल रीफ का एरिया पाए जाते हैं वहाँ पर। जैसे आप इंडिया में चेन्नई में हो, लक्षद्वीप में हो, गल्फ ऑफ मन्नार में हो, आपका अंडमान एरिया में हो, यहाँ पर बहुत अच्छा कोरल रीफ पाए जाते हैं। इस तरफ सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, वो एरिया में बहुत अच्छा कोरल रीफ पाए जाते हैं। कुछ बांग्लादेश के तरफ भी पाए जाते हैं, कुछ म्यांमार में भी पाए जाते हैं। जो एशिया का जो साउथ एशिया का जो रीजन है, साउथ पार्ट ऑफ द एशिया, जो एशिया के निचले पार्ट का जो हिस्सा है, वहाँ पर बहुत अच्छा कोरल रीफ पाया जाता है नियर बाई। एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका में, नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका और बांग्लादेश में भी अच्छे कोरल रीफ का जगह है, और कुछ बांग्लादेश में भी, ड्यू टू द फ्रेश कोल्ड वाटर, ठंडा फ्रेश वाटर गंगा से आता है और अमेजन रिवर से आता है। साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में जो अमेजन रिवर का जो मीठा पानी है, वो पानी जब मिलता है वहाँ पर बहुत न्यूट्रिशन मिलता है, उस पानी से बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिश वैल्यू मिलता है। और बांग्लादेश के वहाँ पर कुछ पद्मा रिवर या ब्रह्मपुत्र हो गए, वहाँ से जो खाड़ी होता है, डेल्टा होता है, उस एरिया में भी वो न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट पाए जाते हैं, बहुत अच्छे कलरफुल फिश भी वहाँ पाए जाते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ, लार्जेस्ट, comprising over 2,900 individual reef and 900 islands, over 2,600 kilometer of क्वीन आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ एरिया है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये ऑलमोस्ट 2,900 इंडिविजुअल कोरल रीफ को मिलाकर पूरा ग्रेट बैरियर रीफ होता है, जो 900 आइलैंड में फैला हुआ है। और ये 900 आइलैंड 1 by 1 अगर हम किलोमीटर में नापे, 2,600 किलोमीटर में फैला हुआ है ये क्वीन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का। लार्जेस्ट रीफ एरिया तो सबको पता था ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा रीफ एरिया है वर्ल्ड में? दैट इज मेसोमेरियन बैरियर रीफ सिस्टम, जो 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है, फ्रॉम इस्ला टंटॉय एट द टिप ऑफ द युकाटान पेनिसुला टू द बे आइलैंड ऑफ हॉन्डुरास। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम है, मेसोमेरियन बैरियर रीफ सिस्टम। और सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन है? द न्यू सेलेडोना बैरियर रीफ। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट डबल बैरियर रीफ है, कवरिंग 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, सेकेंड लॉन्गेस्ट डबल बैरियर रीफ
The Andros Bahamas Island Barrier, third largest, following the east coast of Andros Island, Bahamas, between Andros and Nassau. Next आ जाता है हमारा the Red Sea. Includes 6,000-year-old frightening reef located along a 2,000 किलोमीटर कोस्टलाइन. ये जो रेड सी का जो रीफ है ये वर्ल्ड का सबसे पुराना रीफ है. इंक्लूड्स 6,000 ओल्ड फ्रैटाइंग रीफ, जो 6,000 साल पुराना यहाँ पर लाइव कोरल अभी भी पाए जाते हैं, जो 6,000 साल से जिंदा है. हालांकि कोरल की कोई उम्र सीमा नहीं है, जब तक ये जी सकते हैं तब तक इनफाइनाइट एज तक ये जी सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. ये वर्ल्ड का एक ऐसा स्पेसिमेन ऑफ एनिमल है जिसका लाइफ स्पैन इनफाइनाइट है. नेक्स्ट आ जाता है द फ्लोरिडा रीफ क्रेक. ये जो फ्लोरिडा रीफ क्रेक है, फ्लोरिडा में यूएसए में लार्जेस्ट कंटिनेंटल यूएस रीफ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लार्जेस्ट कंटिनेंटल यूएस रीफ है फ्लोरिडा रीफ क्रेक. द थर्ड लार्जेस्ट कोरल बैरियर रीफ, ये थर्ड लार्जेस्ट कोरल बैरियर रीफ है. एक्सटेंडेड फ्रॉम सोल्जर की लोकेटेड इन बाइकेंस बे टू द ड्राई टॉर्क्स इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको. ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में फैला हुआ है यूएस का वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बैरियर रीफ. यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आप तब से सुन रहे हैं बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, मेसोकेनियन बैरियर रीफ. यहां पर भी थर्ड लार्जेस्ट जो फ्लोरिडा रीफ क्रेक है बैरियर रीफ है. बैरियर रीफ वो रीफ होता है जो रीफ एक बैरियर का काम करता है, उस कंट्री को ओशन करेंट, ओशन फ्लो, सुनामी से कोस्ट लाइन को बचाता है. शहर को एक बैरियर के तौर पर घेर देता है वो कोरल रीफ, जो कंप्लीटली शहर को, जो समुद्र का जो आउटलाइन, उसको एक वॉल क्रिएट कर देता है. जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है उसमें ग्रेट बैरियर रीफ पूरे ऑस्ट्रेलिया को घेरा हुआ है. मतलब ऑस्ट्रेलिया में सुनामी अगर आना हो तो पहले इस रीफ से टकराएगा और उसका पेस कम हो जाएगा. ये है बैरियर रीफ. जो अमेरिका के फ्लोरिडा में है वो भी बैरियर रीफ है. वो बहुत लंबे 2,000 किलोमीटर के कोस्टलाइन में फैला हुआ है. अगर इस कोस्टलाइन में कोई भी सुनामी हो या तूफान हो, पानी का आ रहा है, तो सबसे पहले वो रीफ से टकराएगा और उसका एनर्जी वहीं पर रेजिस्ट हो जाएगा और शहर पे कम से कम इम्पैक्ट पड़ेगा. तो जो भी रीफ कोस्ट लाइन के पास रहता है और लंबे कोस्ट लाइन में रहता है, वो पानी के करंट को, पानी के बहाव को रोकने में सक्षम होता है, उसे बैरियर रीफ कहते हैं. एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और एक है, जो फ्लोरिडा के कोरल रीफ में कूले रिज नाम के कोरल स्पेसिमेन है, जो वर्ल्ड के डीपेस्ट फोटोसिंथेटिक कोरल है. फोटोसिंथेटिक कोरल, जो डीपेस्ट फोटोसिंथेटिक कोरल है, उसका नाम है कूले रिज, जो फ्लोरिडा कोरल रीफ में पाए जाते हैं. ये वर्ल्ड में सिर्फ इसी जगह पर ही पाए जाते हैं. और हमारा जो मालदीव एरिया है वहां पर न्यूमरस कोरल रीफ है. मालदीव एरिया में न्यूमरस कोरल रीफ है. वर्सेटाइल मरीन फिशेस से, मरीन ऑर्गेनिज्म है, मरीन क्रिएचर से मार्वेलस जगह है मालदीव. द फिलीपीन कोरल रीफ एरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया. हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट रीफ एरिया है वो है फिलीपींस. इज एस्टिमेटेड एट 26,000 स्क्वायर किलोमीटर. 915 रीफ फिशेस स्पीसीज, 915 रीफ फिश का जो स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं, एंड मोर देन 400 स्केलेटेरियन कोरल स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं फिलीपींस में. 12 of which are endemic are found here. Means out of 400 कोरल स्पीसीज में यहाँ 12 कोरल स्पीसीज ऐसे हैं जो वर्ल्ड के एंडेंजर स्पीसीज में आ जाते हैं, जो बहुत रेयर स्पीसीज में आ जाते हैं, जो एंडेमिक हो चुके हैं. उसमें से वो 12 स्पीसीज फिलीपींस में पाए जाते हैं. वन ऑफ द अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट, द राजा अम्पत आइलैंड. नाम से ही इंडियन लग रहा है पर इंडियन है नहीं. द राजा अम्पत आइलैंड इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया का जो वेस्ट पपुआ प्रोविंस है, वहां पर मरीन के हाईएस्ट नोन मरीन डाइवर्सिटी है. वर्ल्ड के हाईएस्ट मरीन डाइवर्सिटी, मतलब ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन राजा अम्पत आइलैंड इन इंडोनेशियाज वेस्ट पपुआ प्रोविंस में यहाँ पर मेरीन डाइवर्सिटी के सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ कोरल एंड फिशेस
का और इन्वर्टिब्रेट्स का जो स्पेसिमेन है वो पाए जाते हैं यहाँ पर। आपने बर्मुडा ट्रायंगल की तो नाम सुना ही होगा। बर्मुडा ट्रायंगल बहुत ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल और बहुत मिस्टीरियस प्लेस है। जितना मिस्टीरियस प्लेस ये बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, उतना मिस्टीरियस कोरल रीफ भी यहाँ पर है। बर्मुडा इज नोन फॉर इट्स नॉर्थ मोस्ट कोरल रीफ सिस्टम। एकदम नॉर्थ, हमारे ग्लोब के नॉर्थ मोस्ट कोरल रीफ सिस्टम बर्मुडा में पाए जाते हैं, जो कि 32.4 डिग्री नॉर्थ और 64.8 डिग्री वेस्ट में पाए जाते हैं। द प्रेजेंट ऑफ कोरल रीफ एट दिस हाई एल्टीट्यूड, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड है, बहुत ठंडा जगह है। यहाँ पर जो कोरल रीफ सिस्टम पाए जाते हैं इज ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ का जो पानी, खारा पानी, गर्म पानी घुसता है, गल्फ स्ट्रीम का जो गर्म पानी घुसता है, उस गर्म पानी के बहाव के चलते इतने ठंडे जगह पर भी कोरल रीफ पाए जाते हैं वर्ल्ड में। बर्मुडा कोरल स्पीसीज रिप्रेजेंटेड अ सबस्टेट ऑफ दोज फाउंड इन द ग्रेटर कैरेबियन। बर्मुडा के जो कोरल स्पीसीज है उसमें से कुछ सबस्टेट जो ग्रेटर कैरेबियन में भी पाए जाते हैं। ये था आज का कोरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज आपने देखा कि वर्ल्ड में कितने ठंडे जगह पर भी कोरल पाए जाते हैं, गर्म जगह पर भी कोरल पाए जाते हैं, खारे पानी में, गल्फ स्ट्रीम में, जहाँ पर मीठे पानी का बहाव भी है बांग्लादेश में, वहाँ पर भी कोरल लो डेंसिटी में पाए जाते हैं, कोरल रीफ पाए जाते हैं। जहाँ पर भी रीफ एरिया है, मेरीन डाइवर्सिटी वहीं पर है। जहाँ पर भी मेरीन डाइवर्सिटी है वहाँ पर बहुत कलरफुल मेरीन फिशेस हैं, मेरीन कलरफुल फिशेस, मेरीन कलरफुल क्रिएचर्स, मेरीन कलरफुल एनिमल्स और भी बहुत सारी इन्वर्टिब्रेट्स। कोरल इन्वर्टिब्रेट्स, मेरीन क्रिएचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स हैं। ये जो सब्जेक्ट है, मेरे सर कहते हैं कि ये सब्जेक्ट को जानने के लिए एक जन्म कम पड़ जाएगा। एक इंसान, ये इतने बड़े, इतने गहरे सब्जेक्ट है कि एक इंसान अपने एक जन्म में इस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएगा। मैं पिछले 15 साल से इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने सेल्फ नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। तो मैं जितना भी थोड़ा बहुत जान पाया अपने इस कम से कम ज़िंदगी में, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज आई बिलीव शेयरिंग नॉलेज इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वर्ल्ड वाइड ये वीडियो बहुत ज़्यादा फैले। जो हमारे मेरीन एक्वेरियम के ऊपर है, मेरीन इकोसिस्टम के ऊपर है, मेरीन डाइवर्सिटी के ऊपर है, वर्ल्ड वाइड मेरीन डाइवर्सिटी के ऊपर है, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे कमेंट में आपको कैसा लग रहा है ये फीडबैक भी हमारे कमेंट में दीजिए। अगर आप ये फीडबैक नहीं दोगे कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैं समझ कैसे पाऊंगा कि आपको कैसा लग रहा है, कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। मुझे अगर कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो फीडबैक आप हमें दीजिए ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें। हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसके लिए इंतजार कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सो दैट हमारा जो अगला नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है तुरंत आते ही आप तक पहुंच जाए और जल्द से जल्द ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलता जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।